इस कार्यक्रम के सभी पात्र वास्तविक है। देश काल और वातावरण से इसका सीधा संबंध है। आए हुए गेस्ट को ना तो हमने पैसे दिए हैं और ना ही आगे देंगे। कार्यक्रम में गेस्ट के विचार अपने हैं, इसमें हमारा कोई दबाव नहीं है। फिर भी गेस्ट भविष्य में किसी प्रकार का हमें डंडा करते हैं तो बता दूं कि मेरे चाचा सीलमपुर थाने में सब इंस्पेक्टर है। कार्यक्रम देखते वक्त या देखने के बाद हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज बाय द फेमस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और 11 लोगों को फॉरवर्ड जरूर करें। कृपा आनी शुरू हो जाएगी। विशेष चेतावनी, 5 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ों की देख रेख में कार्यक्रम देखें, नहीं तो उन्हें अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता की लत लग सकती है। हेलो एंड वेलकम टू अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता। आज की हमारी गेस्ट बहुत ही स्पेशल है। वो जब हंसती हैं तो सब मुस्कुरा देते हैं, उनकी आंखों से जब आंसू गिरते हैं तो सब भावुक हो जाते हैं। वो है आपकी और हमारी थोड़ी देर में बताऊंगी वो कौन है, लेकिन उससे पहले मैं अपने को एंकर को बुला लेती हूँ। ओपी जल्दी से आ जाइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। क्योंकि मेरे को बात समझ नहीं आती, मुझे बुला लेती है, आप शो में बुला लेती है। मैं इंडिया में हूँ, आप अमेरिका में हूँ, मैं आपके पीछे 6 महीने से लगा हूँ। अमेरिका बुलाओ, आप बुलाते हो वहां नहीं है, शो पे तो बुला लेती है मुझे, तो अमेरिका बुलाओ। लेकिन आज हमने गेस्ट बुलाया वो बड़ा खास है हमारे लिए, तो दिलों में राज करती है, तो ना उनके पहले दिखा दें है ना। जानने की कोशिश करेंगे आज खुद बिग बी से। अमित जी, जी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। मेघा तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी थी और फिर देखिए कैसे होती है आपकी जिंदगी लाइव। ख्वाहिशों से खिली, संघर्षों से निकली। ऋचा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ऋचा अनिरुद्ध है। मैं एक टीवी और रेडियो जर्नलिस्ट हूँ। If you've been able to change even one life through your work as a journalist, I'm saying that it gives me the satisfaction. जी हाँ, ये वो हैं जो आपके और मेरे दोनों के बहुत करीब हैं। ऋचा अनिरुद्ध, वेलकम। माय गॉड, क्या बात है, क्या स्वागत है। थैंक यू सो मच गाइस। क्या हाल है आप दोनों के? हम बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। आज आपको कैसा फील हो रहा है हमारे सवालों के जवाब देने में? आज तक आप क्वेश्चन पूछती आई, आज हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं, मैं थोड़ा नर्वस और परेशान इसलिए हूँ क्योंकि तुम दोनों का मतलब बैकग्राउंड पता है ना। मतलब अगर आपको एंकर्स का, सवाल पूछने वाले का बैकग्राउंड पता हो और बहुत सालों से, तो आप लोग कितने दोनों बदमाश हैं, कितने खुराफाती हैं, ये सब पता है, इसलिए कुछ ही बोलती है ना, मुझे आंसू है। मैं इतने काम के प्यार से बोलती है ना, कसम से। मतलब ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी हिस्से में किसी भी तरीके से कहीं भी ऋचा के साथ जुड़ा रहा हूँ या किसी भी तरीके से रहा हूँ पहले से भी, लेकिन जब भी ऋचा को देखते हैं कुछ भी होता है तो ना लोग भावुक हो जाते हैं। ऋचा, पहला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट यही है, आप हमेशा दिलों पे राज करती है, एक अलग तरीके की पत्रकारिता करती है। आपका सिस्टम ये अलग है, आप दिल पे राज करती है, इमोशंस करती है, सोशल इश्यूज लाती है। आपने दिल जीतने का काम किया है, तो आज ये खुरापात दिमाग में आने के बाद शो के आपको कैसा लग रहा है? मैं यही तो सोच रही थी। मैंने कहा बाकी सब लोगों के साथ तो लोगों ने थोड़ा हंसी मजाक कर लिया, ये बेचारे मेरे लिए सवाल क्या लाएंगे। चलो गुड गाइस, मैं नहीं, लेकिन यही तो हमारा चैलेंज है ना ऋचा, कि हम आपको इस शो में हंसाएंगे और आपका वो पार्ट दिखाएंगे दुनिया को कि मतलब ऋचा अनिरुद्ध एग्नी एंट नहीं है, वो इतनी फन है और उनके साथ रह के उनसे बात करके बहुत मजा मस्ती भी होती है। लेकिन ऑब्वियसली आपकी जो छवि है ऋचा, वो बहुत ही एक ऐसे टीवी एंकर की है जिसको देख के कनेक्शन होता है और उनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये इसी चीज के लिए ही बनी थी, मतलब ये एंकरिंग के लिए ही बनी थी। और ये सोशल इश्यूज के ऊपर जो आप शोज करती हैं, जिंदगी लाइव से लेकर अब जिंदगी विद ऋचा, और उसके बाद आप एफएम पे भी शो करती हैं हीरोज, तो आप सोशल इश्यूज उठाती हैं और ऐसा लगता है कि ये इंसान भगवान ने इसी चीज के लिए बनाया है।
तो आपको ये ये वाली फीलिंग, हमें तो आपको देखकर आ गई थी, लेकिन आपको ये वाली फीलिंग कब आई थी कि शायद मैं एज एन एंकर बहुत अच्छा करूंगी और ये वाले अगर मैं टॉपिक्स उठाऊंगी या ये वाले ऐसे शोज करूंगी तो मैं बहुत अच्छा करूंगी इसमें? वो कब फीलिंग आई आपको पहली बार? नमिता, एज एन एंकर तो ऑनेस्टली जो जर्नी जी तक पहुंचने की हुई वो सब बिल्कुल मुझे कई बार लगता है कि डेस्टिन्ड थी, या जैसे होता है ना प्लान्ड, जैसे कि अचानक एक दिन आप स्पिकमेके के लिए कर्टन रेजर बनाने दूरदर्शन की टीम आती है, आपसे कहा जाता है, तब तो मतलब हमें साउंड बाइट पता भी नहीं होती थी क्या होता है। मैं नई नई आई थी झांसी से दिल्ली, 96 की बात है, और स्पिकमेके के जो फाउंडर है डॉक्टर किरण सेठ, उन्होंने कहा एक बाइट ये रिचा भी दे देगी, रिचा का भी रिकॉर्ड कर लीजिए। और मैं बस कुछ बोलती हूँ कैमरे के सामने, पता नहीं उस समय मैंने क्या बोला होगा, तो उनका कैमरामैन बोलता है कि ये डीडी नेशनल की बात कर रही हूँ मैं, कि ये लड़की बड़ी फोटोजेनिक है, हिंदी भी अच्छी बोल रही है। और उस समय जो आए थे इतने सीनियर, रमेश शर्मा जी, उन्होंने अपना पेजर नंबर दिया। अच्छा। कि मिलना मुझसे दूरदर्शन में आके, वो भी नहीं गई। जमाने की बात है जब पेजर हुआ 96 हाँ पेजर। अच्छा 2-3 महीने भूल गई, ये जून की बात होगी, अगस्त में अचानक ध्यान आया, यार एक पेजर नंबर था मेरे पास। मैंने उनको पेजर पे मैसेज भेजा कि सर मैं कल आऊंगी, पता नहीं उन्हें याद था क्या था। तो बहरहाल जब मैं पहुंची तो एक उनके असिस्टेंट बैठे थे, उन्होंने कहा एक काम कीजिए आप, फिर उन्होंने मुझे कोई डेट दी, बोले इस दिन थोड़ा मेकअप हल्का करके आ जाइएगा और गुलाब पे कोई स्क्रिप्ट लिख लाइएगा, एक अंकुर हमारा प्रोग्राम आता है गार्डनिंग पे, उसको आपको एंकर करना है। तो मैंने कहा लेकिन आपने सब मेरा स्क्रीन टेस्ट, ऑडिशन, वो सब तो कुछ लिया ही नहीं। हाँ। बोले वो जो आपकी क्लिपिंग हमने जो बाइट रिकॉर्ड की थी वो हमने देखा, दिखने में भी आप ठीक ठाक लग रही हैं और बोल अच्छा रही है, और ऐसा लगता है आपके उससे कि आप हिंदी लिख भी अच्छा लेंगी, तो थोड़ा स्क्रिप्ट लिख लाइए, बाकी हम आपकी हेल्प कर देंगे। अच्छा। वो तो बिल्कुल आ गई चीज। फिर वो करने लगी, मैं अंकुर किया मैंने करीब 1-1.5 साल, उसके बाद इवनिंग लाइव शो एक डीडी नेशनल पे आता था वो किया। तो वो सब तो प्लान्ड नहीं था, लेकिन हाँ एक चीज है, 2002 में न्यूज बुलेटिन शुरू की नमिता ओपी, लेकिन 2000 उसके बाद जी से फिर चैनल 7 आ गई। चैनल 7 में भी आईबीएन होने तक कितना हो गया, 2006 तक, तो 6-7 तक तो प्रॉपर एंकरिंग ही कर रही थी। और आजकल तो मैं देखती हूँ एंकर्स की बड़ी लग्जरी, मैं देखती हूँ ना एक बुलेटिन, हम तो पता क्या गधा मजदूरी करते थे। हमें तो 3-4 बजे शाम को जो बिठाया जाता था, नमिता याद होगा तुमको, 11 बजे 12 बजे तक बुलेटिन ही बुलेटिन किए जा रहे हैं। हमें तो वैसी की। लेकिन मुझे याद है कि 2008 आते 7 और 8 के बीच में, सी अगेन जो कहते हैं ना यूनिवर्सल कॉलिंग या डिवाइन कॉलिंग, आप जो भी कहो, मैं फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। जब और उसी से वही न्यूज का वो दौर था जब ये वो बिच्छू और क्या क्या बोले उस तरह के टॉपिक चलने लगे। हाँ, सांप नेवले की कहानी, और प्रिंस गड्ढे में गिरा, तो हम उस दिन तो मैंने पता नहीं कितनी एंकरिंग की थी, कितने घंटे में खड़ी हुई थी। और अब एक बच्चा गड्ढे में गिरा है और आप कैलाश खेर जी से कह रहे हो कैलाश जी गाना सुना दीजिए। उस सब का हिस्सा मैं रही हूँ, मतलब वो दर्द, वो जख्म आज भी है मन में। तो मुझे याद है कि 7 और 8 के बीच तक तो मेरा दिमाग खराब होने लगा था। हाँ। और मुझे लगता था यार ये करने थोड़ी आए थे, मतलब क्या कर रहे हैं हम, पागलपन। एंड आई थिंक वही डेस्टिनी थी कि अचानक 2008 में जिंदगी लाइव मेरे हाथ में आया, वो भी बहुत ही फिल्मी स्टाइल से। तो वो एज आई सेड मेरा फ्रस्ट्रेशन का टाइम शुरू हो गया था, तो चिड़चिड़ी सी रहती थी। संजीव जी से 2-3 बार झगड़े हो चुके थे। संजीव जी हम लोगों के सबके बॉस। तो एक दिन बोलते हैं, फोन आया इधर आइए, तो मैं गई, तो एक सीडी मेरे सामने, पहले तो आप क्या सोच रही थी जिंदगी में, क्या करना है करियर में आगे। हाँ। तो मैं उन दिनों अपने फ्रस्ट्रेशन के मतलब पीक पे थी। हाँ। तो मैंने कहा संजीव जी इस तरह की बातें ना बॉसेस या एम्प्लॉयर तब करता है जब नौकरी से निकालना हो। तो अगर आपने मुझे नौकरी मैंने एक्चुअली कहा था, मैंने कहा अगर आपने मुझे नौकरी से निकालने के लिए बुलाया ना तो ऐसे बोल दीजिए, इतना सब ये बात कॉन्वर्सेशन की जरूरत नहीं है। और संजीव जी को समझ में आ ही रहा था कि फ्रस्ट्रेट हो रही है। उससे पहले एक चीज और हो चुकी थी, एक दिन हुआ था, उसके बाद मुझे एक हफ्ते की एक्चुअली, हम लोग आज बहुत मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करती हूँ, 2007 की बात रही होगी। मैं एक्चुअली संजीव जी के कमरे में गई, मैंने कहा संजीव जी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पत्थर उठाऊं, आपका एक पूरा कांच का कैबिन तोड़ दूं। अब तुम लोग को संजीव जी याद है ना कैसे संजीव पालीवाल को आपने ये बोल दिया। हाँ, तो आज अगर इफ यू लुक बैक टुडे वी आर सो कॉन्शियस अबाउट मेंटल हेल्थ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसमें बिल्कुल जो मैं कह रही हूँ ना फ्रस्ट्रेशन, तो उन्होंने ऐसे मुझे मेरी तरफ देखा, बोले काम कीजिए आप 1 हफ्ते की छुट्टी ले लीजिए। और संजीव जी ने आपको छुट्टी दे दी? हमें तो छुट्टी मांगी छुट्टी दी। 1 हफ्ते के बाद वो कांच वाला बंदा बुला के रखा बाहर कि जैसे मैडम 1 हफ्ते बाद आएंगी फिर वो जो होगा बेटा तो कांच देख लेना।
ये कहने की हिम्मत भी तो चाहिए कि मेरा मन कर रहा है मैं पत्थर उठा के सब फोड़ दूंगा। तो एनीवेज एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी अपने दिमाग को आराम देने के लिए। सो ये सब हो रहा था। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं न्यूज पढ़ते पढ़ते कितना फ्रस्ट्रेट हो गई थी। हाँ, तो उन्होंने फिर मेरा एक टेबल पे से सीडी सरकाई मेरी तरफ, इसको देखिएगा। और ये एक शो है, हमने एक पायलट शूट किया है। फिर उन्होंने उस एक्ट्रेस का नाम लिया जिसके साथ पायलट शूट हुआ था। कौन थी? या मैंने आज तक वो नाम नहीं लिया है। अरे बोल दीजिए आज। अच्छा, तो रवीना टंडन जी के साथ ओपी को तो पता होगा, ओपी तो प्रोग्रामिंग का हिस्सा था तब। हाँ, तो वो एक्चुअली द रवीना टंडन शो होना था। अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता। पहली बार सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि जिंदगी लाइव पहले रवीना टंडन करने वाली शो होता। तो मुझे सीडी दी गई, मैंने करा के देखा वेखा। फिर मैं अगले दिन गई, उन्होंने मुझसे फीडबैक मांगा, तो मैंने अपना फीडबैक दे दिया। फिर बोलते हैं अच्छा बहरहाल अब ये बता दें आपको कि अब रवीना जी ये शो नहीं कर रही है, तो अब आपको करना है। अरे जैसे कैजुअली संजीव जी बात करते नहीं है। मैंने कहा है मतलब कैसे? तो बट अच्छी बात ये थी कि चूंकि कहाँ रवीना टंडन और कहाँ ये तो अपनी घर की मुर्गी वाली बात, तो सबने राइट ऑफ कर दिया था उस शो को। अगर आप लोगों को याद हो तो 1 साल तो चैनल में भी कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, टिल वी वन द फर्स्ट एंटी अवार्ड। जब आपने पहली बार वो शूट किया जिंदगी लाइव, तो आपको वो जो आप फ्रस्ट्रेशन थी आपके अंदर कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये कैसी जर्नलिज्म हो रही है, वो ठीक हो गया। लेकिन जब जिंदगी लाइव पहली बार आपने पहला एंकर लिंक पढ़ा, तो आपको लगा कि या दिस इज इट, ये करना है। वो तैयारी करते समय मुझे फील होने लगा था। पहले शूट के ही मुझे याद है एक टॉपिक था ग्रे डिवोर्स। अब आप सोचो 2008 में कौन बात कर रहा था ग्रे डिवोर्सेस की? उसमें वो सुजाता जी आई थी जिन्होंने बाद में इंग्लिश में श्रीदेवी जी का बड़ी बहन का किरदार किया था। अच्छा। उनको सरप्राइज देने के लिए हमने सुचित्रा कृष्णमूर्ति बुलाई थी। तो उस समय समझ में आ रहा था यार उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा लेवल का शो बन रहा था। तब मुझे समझ में आ गया था कि हाँ probably this was my calling and this is what I wanted to do। और एक चीज बताऊं आप लोगों को, जो पहला शूट हुआ एपिसोड ग्रे डिवोर्स, मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरा थोड़ा रिजेक्शन होगा, इसमें कुछ गड़बड़, लेकिन वही एपिसोड पहला टेलीकास्ट भी हुआ था। सो ग्रे डिवोर्स वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ जिंदगी लाइव टू बी टेलीकास्टेड ऑन 7 या 9 सितंबर डेट थी 2008। हाँ, मुझे याद है रिचा, मैं जब आपसे पहली बार मिली थी और आपने मुझे अपने जिंदगी लाइफ के एपिसोड दिखाए थे, और आपका जो इंट्रो होता था उस शो का, वो इतना पावरफुल और इम्पैक्टफुल होता था। और मैंने आपसे पूछा, और मैं नई नई एंकर थी, मुझे वैसे बड़ा डर लगता था, तो मैंने आपसे पूछा कि आप ये जो बोल रही हैं ये टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा हुआ है, कितना अच्छा बोल रही हैं आप। कि नहीं टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, ये मैं खुद से बोल रही हूँ। मैं तो वहीं पर मतलब ढेर हो गई। मैं कहा इतना अच्छा इम्पैक्टफुल एंकर लिंक आप विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रही है। मैं तो टेलीप्रॉम्प्टर की लग्जरी हमें 2.5 सीजन बाद मिली थी, जब हम वापस अपने IBN 7 के स्टूडियो में शूट करने आ गए थे। जब हमारा टी सीरीज में थे तो हमें टेलीप्रॉम्प्टर की लग्जरी थी नहीं। और 5 गेस्ट्स का इंट्रो, सारे क्वेश्चंस तो चलो फिर भी आपके पास क्यू कार्ड है, लेकिन जो आपको कैमरे की तरफ देख के पढ़ना है वो तो क्यू कार्ड भी नहीं है। वो बहुत मतलब मैं उसी वक्त फैन हो गई थी आपकी। मैंने कहा बाकी तो मैं छोड़ो, ये इसी बात पे फैन हो गई। हाँ, मुझे इस टाइम देख के ना प्रोग्राम इतना अच्छा लगा, तो बहने बात कर रही, मैं सुनता रहा मुझे लग ही रहा था कि मैं तुम लोग के साथ ऐसे बैठ जाऊंगी इतने टाइम बाद, ऐसा लगेगा गप्पे मार रहे हैं। एक सवाल बहुत लोगों का पूछना है भी, ये भी है कि ओपी तुम बदमाशी नहीं करो, कोई बहुत लोगों का नहीं होगा, तुम्हारा खुद का पूछना होगा, बहुत लोग तुमने लगा दिया। हाँ, एनीवेज पूछो। ये करते ही है ना, पापी पेट के लिए करना पड़ता ना 2000। लेकिन क्या पत्रकार बनना था, ऐसे एंकर बनना था? क्योंकि बहुत सारे एंकर आपने जलती हैं, क्योंकि आपने डे 1 से लेकर आज तक भी वो एंकरिंग नहीं की जो एंकरिंग का आज बदल चुका है। आपने केवल जिंदगी लाइव नहीं किया, आपने न्यूज भी किया, बुलेटिन भी किया, प्रेस शो भी किए, स्पेशल प्रोग्राम्स भी किए, और एंकरिंग उसी धर्रे पे की है जिस तरीके का आप चाहती थी। ओपी तुम मुझे बहुत सालों से जानते हो दोनों ही, इनफैक्ट वैसे तो जो आता है ना वो मैं करती रहती हूँ। ठीक है, कोई काम बहुत अच्छा लगता है जो अच्छा, और दूसरी एक चीज और है, जो अच्छा नहीं लगता उसको जबरदस्ती पैसों के लिए या एम्बिशन के लिए मैंने पकड़ा भी नहीं। मैंने जिस समय न्यूज एंकरिंग छोड़ी उस समय आप सोचिए, एज आई सेड कि आजकल एक एंकर एक बुलेटिन करता है। मैं उस समय 8 बजे का प्राइम टाइम संजीव जी के साथ, 9 बजे का प्राइम टाइम आशु के साथ, फिर 10 बजे की बुलेटिन अकेले, मतलब पूरा प्राइम टाइम अकेले किया करती, मतलब संभालती थी। लेकिन जिस दिन लगा कि छोड़ना है तो छोड़ दिया। तो जब चीजें आती हैं, जैसे जिंदगी लाइव आया, जिंदगी लाइव मुझे मिलने के लिए मैंने मेहनत नहीं की। मैं ऐसे नहीं गई कहने की अरे आप लोग रवीना के साथ कोई शो क्यों बना रहे हैं, मेरे साथ बनाओ। कभी मैंने किसी दूसरे एंकर का, कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि छीनने गई हो कि आप उसको वहां क्यों भेज रहे हो, मुझे भेजो।
लेकिन जो काम मेरे हाथ आ गया उसको फिर मैंने पागलों की तरह किया। ये भी है। जिंदगी लाइव को मैंने 6 साल, मतलब मैं हमेशा कहती थी कि मुझे याद है ब्रश कर रही हूँ, अच्छा क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर नहीं था ना कोई, 1-2 बार मांगने की कोशिश की तो कहा गया कि स्क्रिप्ट राइटर नहीं देंगे तुमको, तुम कोई और, तुम कहो कि प्रोडक्शन में हेल्प चाहिए, किसी में चाहिए तुम्हें। संजीव जी कहते थे, क्योंकि वो उनका स्टेटमेंट था कि जिस दिन तुम्हें मैंने स्क्रिप्ट राइटर दे दिया ना, उस दिन जिंदगी लाइफ का जो फील है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी जब तक दिल से बात नहीं निकलेगी। तो उस चक्कर में वो टॉर्चर होता रहा, 6 साल लिखती रही इसी चक्कर में कि नहीं नहीं दिल से बात निकलनी। मतलब कैसे होता था, मैं कई बार सो नहीं पाती थी, नींद में मुझे अचानक थॉट आया कि यार ये लिखना चाहिए, क्योंकि आप उस थॉट के साथ डिस्टर्ब सोए हो ना। राइट, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि उस 6 साल मैंने अपनी जिंदगी जी नहीं है ऑनेस्टली। आई थिंक सामने वाले को आप समझाओगे तो लोगों को लगेगा एग्जैजरेशन है, बट मैंने अपने गेस्ट के दुख में हफ्ता हफ्ता दुखी रह जाती थी, रोने लगती थी, घर आके भी, घर पे भी मैं रोती थी, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखने में ऐसे ही टाइम निकल जाता था। मुझे आज भी याद है डोमेस्टिक वायलेंस का एपिसोड था। अब मैंने एक स्क्रिप्ट लिख दी और फॉर अ चेंज वो स्क्रिप्ट ओके हो गई थी, मतलब संजीव जी ने कहा हाँ बिल्कुल बढ़िया, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं थी, ठीक है। तो मुझे लगा कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा। घर आके फिर मैंने कहा यार इफ आई एम अ वुमन हु इज बीइंग बीटन, मतलब इस लेवल पे आपको घुस जाना पड़ता। फिर मैंने कुछ और लिखा, फिर मैंने मेल किया तो संजीव जी का फोन ही आ गया, बोले क्या हो गया तुमको। मैंने कहा नहीं मैं खुश नहीं थी। तो एज ए सेड कि बस वो जब काम किया तो पागलों की तरह किया। रेडियो का कॉल भी ओपी अपने आप आया, रेडियो में भी कभी गई नहीं करने। 96 में नहीं 96 नहीं, जी में जॉब लगने से पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो पे ऑन एयर होने वाली थी, लेकिन ऑन एयर होने से पहले जी से कॉल आ गया तो वो नहीं कर पाई। लाइफ कम्स फुल सर्कल, 2014 में बिग एफएम वालों ने बुलाया। तो मैंने कभी किसी काम को एज लॉन्ग एज द अपॉर्चुनिटी इज गुड एंड एज लॉन्ग एज द वर्क इज गुड, मैंने हर चीज को हाँ कहा है। और छोड़ने में एज आई सेड 2 मिनट नहीं लगाए। जब रेडियो शो पे हुआ, डेली का शो करती थी, लेकिन फिर ये हुआ कि एक सेगमेंट ना प्रैंक कर दीजिए। अब प्रैंक भाई नवेद बहुत अच्छा करते हैं या बउआ बहुत अच्छा करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं नहीं कर सकती, मतलब वो मेरे प्रोफाइल को भी सूट नहीं करेगा। सुबह सुबह गालियों की बीप बीप भी मेरे प्रोफाइल पे, मतलब कैसे, हाउ विल इट मैच। तो मैंने ना उनसे वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग था ना, वो फरहान कुरैशी वाला, मैंने कहा मैं कर भी लूंगी तो अच्छा नहीं कर पाऊंगी, बहुत बुरा करूंगी। It took me 5 minutes to leave the daily breakfast show and take a weekend show. तो चीजें आती हैं, मुझे मेरा ऐसा मानना है आपके हाथ में जो आए उसके साथ आप 100% जस्टिस कीजिए। वो आपके, क्योंकि वो आपके हाथ बस में है। जो आपके बस में नहीं है वो ये कि क्या अपॉर्चुनिटी आती है और क्या अपॉर्चुनिटी किस दिन आपसे ले ली जाती है। सो बस अब जिंदगी विद रिचा अचानक, ओपी याद है कैसे बना था, सीसीडी में मिले थे अपन सब लोग, अचानक आइडिया आया एक डिजिटल शो बनाते हैं, करते हैं ना, यूट्यूब पे करते हैं, जिंदगी लाइव को यूट्यूब पे लाते हैं। मैंने कहा करते हैं, ऐसे नहीं थे, कुछ नहीं था, इन सब ने फ्री में काम किया, हो गया, बन गया। आप पैसे देती हैं कि नहीं देती है आप ओपी को? अब थोड़े से दे देती है, सिर्फ चाय पानी बोलिए हमारा तो इनकम टैक्स रेट पर होगी, भास्कर के बाद हमारा नाम आने वाला है, पैसे मिलते हैं, बहुत मोटे मिलते हैं। मतलब बेचारा शूट के बाद जाके ढाबे पे जाके चाय पी लेता है, इतने पैसे दे देती हूँ चाय। और हमसे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, और अलग अलग जगहों से पैसे कमा रहा है ना ये। रिचा, लेकिन एक बात चीज इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एंकर नहीं होती, मतलब एंकर नहीं बनती, न्यूज इंडस्ट्री में नहीं आती, रिपोर्टर नहीं होती, तो क्या होती? क्या इसकी 2 चीजें हैं कि एक तो मैं पता नहीं क्या सोच के कंप्यूटर कोर्स करने चली गई थी ओपी, अच्छा हुआ बच गई वहां से, क्योंकि वो 3 साल का एक डिप्लोमा कर रही थी, कहीं नौकरी लगती भी तो मतलब पता नहीं क्या करती उसमें। लेकिन अब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर वही है ना, हम लोग छोटे शहरों में पले बड़े होते हैं ना, तो आपका वो एक रैट रेस इन द सेंस कि आपने बीएससी कर लो, ये कर लो, पीएमटी की तैयारी कर लो। मुझे कभी कभी लगता है, मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि काश मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में होती, क्योंकि जिस लेवल का पागलपन मुझे म्यूजिक को लेकर है। आयशा कभी कभी बोलती है कि आप खुश हो तो आपको गाने सुनने, आप दुखी हो तो गाने सुनने, बारिश हो रही तो गाने चलाओ, ये मेरे पास मतलब दिमाग में हर चीज की प्लेलिस्ट रहती है। सवेरा हुआ सनराइज से पहले तो ये मंत्र चैंटिंग चला लो, रात में ये चला लो, स्लीप म्यूजिक चला लो। तो मुझे अभी इस वक्त जब हमसे बात कर रहे हो रिचा, कौन सा गाना आ रहा है आपके दिमाग में? यादें, बस यादें रह जाती है। चलो गा के सुना दीजिए। ये वाला गाना नहीं गा सकती। थोड़ा सा ओपी, मुझे ऐसा लगता है कि एंकर नहीं होती तो मैं खुश, एक होता है आप क्या कर रही होती, पर डॉक्टर बन जाते तो भी खुश नहीं होते। अगर मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में भी होती तो मैं बहुत खुश होती, शायद गाती नहीं, म्यूजिक कंपोज करना, व्हाटएवर। रिचा, एक तो आपका नाम रिचा अनिरुद्ध अब तो बहुत फेमस हो चुका है, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? ये हमारे दर्शकों की थोड़ा सा प्रोफेशनली बहुत बात कर ली, अब थोड़ा आपकी
निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं कि ये ऋचा अनिरुद्ध के नाम के पीछे का राज बताइए सबको। नाम दूसरे मुझे लगता है कि शिव जी का 2 रूप है। एक ऋचा एक अनिरुद्ध। एक बार पता है आईबीएन में किसी रिपोर्टर ने, आईबीएन 7 भी नहीं, चैनल 7 था, तो सब रिपोर्टर्स भी नए थे, सब एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो गेस्ट पे असाइनमेंट पे किसी ने रिपोर्टर से कहा होगा एंकर है ऋचा अनिरुद्ध और संजीव, तो उसने पता नहीं संजीव सुना नहीं सुना, तो मैंने सवाल पूछा, उसने कहा देखिए ऋचा जी ऐसा ऐसा है, फिर संजीव जी ने सवाल पूछा तो बोले देखिए अनिरुद्ध मैं आपको बता दूं। तो उसे लगा ऋचा मुझे याद आई, उसको बताना पड़ा भाई दूसरे एंकर का नाम अनिरुद्ध नहीं है। तो अनिरुद्ध कौन है ये बताइए। हाँ, तो अनिरुद्ध मेरे हस्बैंड है। अब तो खैर ये तो सबको पता है, और इस नाम पे मेरे साथ बहुत कॉमेडी हो चुकी है, मैं आपको क्या बताऊं। एक बार आईबीएन 7 के अगेन असाइनमेंट पे फोन आया, इन लोगों ने मुझसे कहा तुमसे कोई बात करना चाहता है, तो उसने कहा कि मैम मैं आपके हस्बैंड का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आप उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैं सोच रही हूँ मेरे हस्बैंड का फैन, वो अनिरुद्ध बहल, मतलब बहुत लोगों ने ना बहुत सारे अलग अलग अनिरुद्ध को अच्छा से मेरा नाम जोड़ दिया गया है। बट एनीवे, सो मेरे इस नाम के पीछे कह सकते हैं एक रिबेल गर्ल की स्टोरी है। अब आप सोचो 97 में शादी हुई हो किसी की और झांसी से शहर में, और वो ये कहे कि मुझे ऋचा बादल अपना नाम कंटिन्यू करना है। आजकल तो बहुत कॉमन है, मतलब अब तो मतलब मेरी बेटी ही कह देती है, नॉर्मली कोई लड़की चेंज नहीं करती शादी के बाद नाम, बट उस समय मेरे पापा तो थोड़ा हिल गए, बोले कैसी बात कर रही हो, ऐसे तो कैसे बातें बनेंगी, ऐसा होगा वो होगा। मैंने कहा ठीक, मैं गुस्से में कह दिया ठीक है, आप अपना नहीं रखने दोगे तो उन लोगों का सरनेम भी नहीं रखूंगी। हाँ। तो बस ऐसे सिंपल सा था, लेकिन हाँ मैंने ना बहुत छोटे छोटे सी फाइट्स विमेन राइट्स की कह लो, जिसकी भी कह लो, बीच बीच छोटी छोटी की हैं, और उसी से कुछ लाइफ शेप होती गई। तो ऐसे ना, मतलब बहुत इसके पीछे थॉट नहीं है, अब तो लड़कियां बहुत सोच समझ के नाम वाम करती हैं। मैंने कहा ठीक है, आप बादल नहीं लगाने दोगी तो मैं थत्ते भी नहीं लगाऊंगी। तो फिर आपने अपने हस्बैंड का नाम लगा दिया। नाम लगा दिया, हाँ। कि जब हम लोग घर से निकलते हैं, मैं एक पति, एक भाई, एक पिता, किसी भी रूप में निकलता हूँ घर, तो बहुत केयर, हाँ ऑफिस जा रहा, कमा के ला ऑफिस जा रहा, हाँ ठीक है, लंच देते हैं, अच्छा बोलते हैं शाम को जल्दी आना, ऐसे बोलते हैं। तो जब आप जाती हैं छुट्टी घर से जिंदगी लाइफ के लिए, जिंदगी विद ऋचा के लिए, तो घर वाले आपके लंच बॉक्स के साथ में कुछ टिश्यू पेपर भी देते हैं कि ले रोना है तो ऐसे। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि एक्टिंग कर रही है। नहीं ऋचा, आपको याद है आपकी मिमिक्री ओपी बहुत अच्छा करता था। हाँ ओपी जरा कर दो मेरी मिमिक्री। हाँ, एक मिनट, अभी वो दिखा देते हैं जो ये कह रहे हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक बढ़िया सीरियल भाई मेरा दिल में छा गया, जिंदगी लाइफ, उसकी हीरोइन भाई तुम तो हंस रहे हो, मैंने रोना आवे, धरना पड़ा भीतर तक भरी रहा, भरी वरना के राय तक पीकारी। कॉन्फिडेंस देखो, इंगाना केस स्टडी बैठी रहोगी। पहला डायलॉग, क्या हुआ था उस दिन जब वो शाम को आए नहीं, आपको कैसा लगा? नहीं बहन तू दुखी लगा मैंने, तू बता। घर में सब ठीक ठाक? नहीं। अच्छा केस स्टडी पहले प्रोड्यूसर लड़ जाए। देखो एक बात है प्रोड्यूसर, बता देना मैडम को कब रोना है, हमने कब रोना है। पीसीआर से आवाज खराब हो जाती है। केस स्टडी ऐसी ऐसी। ओके, तो ऋचा आप तो मिमिक्री की बात हो गई, आप इस बात से सहमत हैं? देखो होता क्या है, पता नहीं, मैं कभी ना इस बात को बहुत समझा नहीं पाई, और मैं सही बोलूं तो बहुत अच्छी बात है भी नहीं जो मैंने किया। एज आई सेड, जिंदगी लाइफ को बहुत पागलों की तरह जिया है। मैं क्या करती थी, मेरे पास जो भी बैठा है ना, मैं कई बार बहुत ज्यादा, कहते हैं एक तो स्टेप इनटू अदर पर्सन शूज, मैं कुछ ज्यादा ही ओवरस्टेप कर जाती थी। मतलब अगर एसिड अटैक विक्टिम बैठी है तो मैं ऐसा लगने लगता था एक लेवल के बाद कि मेरे ऊपर ही तेजाब फेंक दिया गया है। तो पता है, हंसी मजाक में सब बातें ठीक है नमिता, बट इट एक्चुअली अफेक्टेड मी वेरी डीपली अ लॉट ऑफ टाइम्स। मतलब मैं ओशो मेडिटेशन में इंट्रोड्यूस हुई बिकॉज मैं इतना स्ट्रेस ले चुकी थी जिंदगी लाइफ की वजह से। तो अब जैसे कोई बिल्कुल आपके बगल में बैठ के कोई अपने बच्चे की बोल रहा है, तो आप उसमें अपने बच्चे का दर्द आप सोचो, ओ माय गॉड अगर ये मेरे साथ हो जाता, ओ मतलब हर दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम को मुझे लगता था
अगर मैं इसकी जगह होती तो क्या होता। तो फिर आप सोचिए ना, रोना मतलब मैं सोचती हूँ किसी को भी कैसे रोना नहीं आएगा। एक लेडी, मुझे अभी भी याद है कि IIT के बच्चों की सुसाइड पे हमने किया था, और वो आंटी ना मेरे पास सामने बैठी हैं, और वो बार बार ऐसा लग रहा था उनको सुनकर कि वो शायद रोना चाह रही हैं जब से बेटी की डेथ हुई, लेकिन उन्हें क्योंकि उनके हस्बैंड बार बार उन्हें कह रहे थे नो 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 नो, होता है ना कई लोगों को दबा दिया था। पता नहीं कैसे हुआ, शो खत्म हुआ, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उन्हें गले लगाया, बिकॉज एक तो मेरे अंदर की माँ तो बहुत ही जल्दी जाग जाती है, बहुत ही जल्दी। मैंने उन्हें गले लगाया, और वो ऐसे फूट फूट के, ओपी को शायद वो एपिसोड याद होगा, वो ऐसे फूट फूट के ना उन्होंने पूरा मुझे ऐसे पकड़ लिया, एज एन एंकर होता है ना आपकी, ऐसा लग रहा था पूरी उन्होंने मेरी एनर्जी ले ली, और हम दोनों मतलब क्लोजिंग मोन्टाज चल गया, सब हो गया, और हम दोनों बस गले लग के, वो आंटी और मैं रोए जा रहे थे। उन आंटी को मैं अभी तक भूल नहीं पाई हूँ, मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मैं मन में सोच रही थी कि कोई बात नहीं, इनको इनके हस्बैंड इतने सालों से पता नहीं रोने नहीं दे रहे हैं, आज मैं इन्हें रोने देती हूँ। आप मत रोइए, मत रोइए। ऐसा नहीं कि मैं उनको रुला रही थी, हम दोनों रो रहे थे, बिकॉज तो हर रिलेशन में अगर कोई अपने पिता की बात कर रहा है, कोई अपनी माँ की बात कर रहा है, तो मैं नमिता कहीं ना उसमें घुस जाती थी उनकी जिंदगी में। बट दूसरी बात ऑन दी अदर साइड ये भी है कि जिंदगी लाइफ जैसा शो हो भी नहीं सकता अगर आप उतनी डीपली ना जाओ, नहीं तो फिर तो आप, सही बात है, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, इमोशनली उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मैं अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ इसके साथ, वो बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि जब भी आपके साथ मैं कई भूमिकाओं में के शो में रहा हूँ, तो कभी भी कोई एंकर आपकी या कोई वो रहता है, तो एंकर लेट आ रहा है सेट पे, गेस्ट बैठा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? गेस्ट बोलेगा एंकर नहीं आई है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ एंकर मेकअप कर रही है, तो मुझे रिचा के लिए बोलना पड़ता है कि रिचा अभी रो रही है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है, एंकर को देखे, वो कहानी को देखे बहुत, मतलब वो तो दुखी है। मुझे लगा तुम कहोगे रिचा कभी सेट पे लेट नहीं आई। नहीं, कभी लेट नहीं आई, वो जोक मारने के लिए बोल रहा है, नहीं आ रही है, लेकिन वो गेस्ट बैठा हुआ है, बहन दुख बेच बना रही, ये देखो एंकर कहां है, मेकअप नहीं कर रही, वो दुखी है, वो तुम्हारी कहानी सुन के दुखी है पहले से ही। एंकर को लाते था, मैडम रोना मत करो प्लीज, कूल हो जाओ, आ जाओ। तो हमारे एंकर ने मेकअप में कभी टाइम वेस्ट नहीं किया। तो ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी खास व्यक्ति ने कुछ खास आपके लिए बोला है, पर वो खास है कि नहीं है, तो आपने बोला कि आप बहुत इमोशनल, बहुत 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 डेडिकेटेड शो के लिए हो जाती है, पता नहीं वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक बार सुन लेते हैं और दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिर ये है। आपकी अभी तक की केवल जो सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा, बेस्ट एंकर, फीमेल बेस्ट एंकर जो आपको लगती है कि यार ये मेरी जिंदगी की आज तक के सफर में बहुत अच्छी बेस्ट एंकर रही है, उनका नाम? प्रॉब्लम ये है कि आप जो नाम सुनना चाहोगे मैं बोल भी दूंगा, ना भी बोलूंगा तो नाराज हो जाएगी मुझसे, कहेगी मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो मेरे करियर के अंदर एक चीज का जिसका मुझे बहुत गर्व है, और मैं खुद दिल को अपने तसल्ली देता हूँ कि वो प्रोडक्ट मैंने बनाया, वो चीज मैंने बनाई, उसमें मेरा एक योगदान है, तो वो प्रोग्राम है जिंदगी लाइफ, और उसको निभाया ऋचा अनिरुद्ध ने। तो यस, आप कह सकते हैं उसके अंदर मुझे जो एक खास बात नजर आई जो बाकी लोगों में नजर नहीं आती थी, वो अपने काम को, अपने एंकरिंग को बहुत ज्यादा, कई बार तो जरूरत से ज्यादा सीरियसली लेती थी। वो आज भी शायद वैसा ही करती है, अब मुझे नहीं मालूम, मैं तो काम नहीं करता पिछले मैं करता। तो वो जो अपने काम को जरूरत से ज्यादा सीरियसली लेने वाली बात है ना, वो 99% तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि चलो कोई आदमी है जो इंसान अपने को गंभीरता से ले रहा है, लेकिन कभी कभी वो दूसरों के लिए नुकसानदेह भी हो जाती है कि यार ठहर थम जाओ यार, थोड़ा सांस ले लो। बट अदरवाइज वैसा एंकर इतनी मेहनत करने वाला मैंने नहीं देखा मुझे। इतनी मेहनत करने वाली एंकर उन्होंने कभी नहीं देखी। तो इनकी इस टिप्पणी पे आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा शो खराब किया तुम दोनों ने, नमिता टोकरा और तुम। मैंने कहा सर, फिर मैंने फिल्मी डायलॉग, मैंने कहा संजय जी आपका शो निहायत ही बकवास लिखा है ऋचा अनिरुद्ध। मुझे ऐसे रहती थी, मुंह कम दिखता था, मुंह ज्यादा रहती थी। पिता की डेथ के बारे में बता रहा है तो वो थोड़ी हंस रहा है,
लेकिन मुझे ऑफ होता ही जैसे उन्होंने कहा, और मैं अब हंसी नहीं छुप रही, तो मैं अगर एक बार आपको ये साइकी समझ में आ जाए ना कि एक्सपर्ट के पास वो किस कंटेस्टेंट किस क्वेश्चन के लिए आता है, हाँ, तो ज्यादा। और बच्चन सर मुझे नर्वस करने में लगे, रिचा व्हाई डिड यू से सोनिया गांधी। मुझे प्याज काटना बहुत बुरा लगता है, मुझे किचन का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। तो वो मुझसे एक टाइम था जब रोहित, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, रिचा अनिरुद्ध, अनुराग पुनेठा, दिनेश गौतम, किशोर अजवानी, हम सब जी में थे। तुम्हारी मौत से पहले ये दुनिया कई बार मारेगी तुमको, कोई बात नहीं, तुम अपनी राख से फिर जिंदा हो जाना।